नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। एक शानदार हफ्ता जबकि भारतीय बाजारों में आज देखने को मिला और हफ्ते की क्लोजिंग भी भारतीय बाजारों ने बहुत ही बेहतरीन नोट पे दी। जबकि आज मार्केट्स में आरआईएल की तरफ से पार्टिसिपेशन आया और उस पार्टिसिपेशन के दम पर भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी रही। और दूसरा विनिंग कॉम्बिनेशन में आज एचडीएफसी बैंक सामने आता हुआ दिखाई पड़ा, जहाँ से भी मेजरली मार्केट को सपोर्ट मिला। तो बैंक्स, ऑयल एंड गैस, हैवी वेट्स जो हैं उनकी वजह से मार्केट को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक देखने को मिली। सेलेक्टिव पॉकेट्स थे जिसमें आज भी कामकाज हो रहा था और वहाँ पर कुछ हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए जो तेज़ी का रुख है, तेज़ी का मूड है, वो लगातार बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के संकेत भले ही इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय बाज़ारों से जो मोमेंटम मार्केट ने गैदर कर रखा है वो लगातार बना हुआ है। जानकार मान भी रहे हैं कि शायद दिवाली से पहले तक आते आते बाज़ारों में नए हाइज बनते हुए भी दिखाई पड़े। बहुत दूर नहीं, लेकिन हाँ 200-250 अंकों के आसपास का फासला अभी भी अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तो सेलेक्टिव पॉकेट्स, स्पेशली सीमेंट स्पेस, सेलेक्टिव फार्मा, मिड कैप्स, जहाँ पर कुछ हद तक बाइंग थी, लेकिन बैंक्स और ऑयल एंड गैस, हेवी वेट्स जो कि मार्केट को तेज़ी प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अरविंद अग्रवाल, टीसीएस मार्केट की तेज़ी एंड सभी गुड न्यूज़ के बाद भी दबाव में है। अरविंद जी, टीसीएस देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ा रिटर्न दे चुकी है। अगर मतलब मैं सही समझ पा रहा हूँ तो शायद 400 रुपये के आसपास का दाम होता था आईपीओ के दाम पर, और वहाँ एडजस्टमेंट के बाद, और वहाँ से देख लीजिए दाम कहाँ पहुँच गया है। और उसके अलावा इसमें बोनस वगैरह भी आए हैं, तो बहुत इसका शायद दाम 185-190 रुपये बैठता है एडजस्टमेंट के बाद। लेकिन खैर डिविडेंड मिला के शेयर का रिटर्न आप देख ही पा रहे हैं किस तरह का है। वन ऑफ द बेस्ट आईपीओज आईटी स्पेस में है ये, इन्फोसिस, विप्रो के बाद। तो ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक को अब आप जिस एंगल से देख रहे हैं कि उस एंगल से आपको लगे कि शायद ये चलता नहीं है। बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है और बहुत बड़ा हैवी वेट है, बहुत बढ़िया कंपनी है, एक ग्रेडी कंपनी है हर पैरामीटर पे। तो आप जिसकी बात कर रहे हो उसमें बायबैक चल रहा है, तो शायद वो भी एक ट्रिगर है, इसकी वजह से शायद शेयर नहीं चलेगा। अगर शेयर 3000 के पार निकल जाएगा तो बायबैक में कौन टेंडर करेगा, इस वजह से भी शेयर नहीं चल रहा है। तो आप उसको भी ध्यान में रखिए अपने थॉट बनाते टाइम या फिर निवेश रणनीति बनाते समय। अच्छा, 150 शेयर हैं विश्वनाथ पारिक साहब के पास एचडीएफसी बैंक के 1250 रुपये के दाम पे। पारिक साहब आज 1300 का दाम पार किया एक लंबे अंतराल के बाद, ये शायद पहली बारी, वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक आपको प्रॉफिट तो हो ही रहा है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो जाहिर सी बात थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। लेकिन अगेन एचडीएफसी बैंक एक कोई छोटे अवधि के लिए रखने लायक बैंक नहीं है, ये क्वालिटी स्टॉक है, देश का तीसरा सबसे बड़ी कंपनी है। तो आप उस लिहाज से इसको देखिए, उस हिसाब से इसमें निवेश करें, वो ज़्यादा बेटर आइडिया रहेगा। राहुल शिंदे जी का सवाल है एचएफसीएल पर। देखिए शिंदे साहब, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि इसमें एचएफसीएल में खबरें आ रही हैं कि प्रमोटर स्टेक उठा रहे हैं, और रोज़ बरोज़ ये आंकड़ा मैं देखता हूँ कि इसमें 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक का शेयर जो है वो प्रमोटर लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं शेयर में। इसीलिए शायद एक जो मूव है वो आ भी रहा है। लेकिन स्टिल कंपनी के नंबर्स, कंपनी की सिचुएशन इस तरह की नहीं है जो इन चीज़ों को एटलीस्ट अभी सपोर्ट करे। जब तक नंबर ठीक नहीं होते तब तक के लिए आप नियर टर्म, मीडियम टर्म ट्रिगर के हिसाब से खेल सकते हैं। इसमें ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग या वीकली ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से आप इसको अवॉइड करिए। भारतीय एयरटेल ज़्यादा अच्छा विकल्प है इस पूरे स्पेस में। अच्छा, इसके अलावा सवाल है एक आईसीआईसीआई बैंक पर, संदीप जी का। उनका सवाल है आईसीआईसीआई बैंक को मिड टर्म में क्या किया जाए। आईसीआईसीआई बैंक सर निजी बैंक का सबसे सेकंड लार्जेस्ट बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से, और अदरवाइज लार्जेस्ट बैंक है। आप अगर लंबी अवधि या मीडियम टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर बने रह सकते हैं। लेकिन नियर टर्म में एक बड़ा तेज़ी आई है नंबर्स के बाद, तो थोड़ा कूल ऑफ होना लाजमी है। अगर कूल ऑफ होता है तो नीचे आप इसमें एंटर करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर अभी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट है और बहुत लंबा नज़रिया नहीं है तो आप थोड़ा बहुत लेकर निकल सकते हैं, पार्शियल एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी पोजीशन के साथ बने रहें, वो ज़्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। अच्छा, इसके अलावा आईआरसीटीसी, रमन पाल जी का सवाल है। रमन जी, आईआरसीटीसी के नंबर्स हैं 12 तारीख या 13 तारीख में से एक दिन इनके नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स इस बारी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बेटर साइड पर मार्केट मान के चल रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े ढीले रहेंगे, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन थोड़ा बेटर रहेंगे। एक चीज़ क्रूशियल है कि जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली राइट्स, रिसेंटली इरकॉन, रिसेंटली एनएमडीसी, ओएनजीसी, इन सब में बायबैक आ रहे हैं, स्टेक सेल आ रहे हैं, ओएफएस आ रहे हैं। तो अगर ओएफएस, स्टेक सेल, बायबैक इस कंपनी में भी आएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स, फ्लोट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले एक जानकारी साझा की है, इसमें ज़्यादातर जितनी भी कंपनी जिनका इक्विटी फ्लोट बढ़ा है
उस फ्लोट के हिसाब से शेयर कम चलता है। जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी भीड़ होगी उसके साथ चलना मुश्किल ही होगा। तो ONGC, PNB, यूको, इंडियन ओवरसीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया, इन सबके फ्लोट बहुत बड़े बड़े हैं। सेम अगर IRCTC में भी होने लग गया तो सिचुएशन पलट जाएगी। तो अभी के लिए तो इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दिक्कत रहेगी। प्रॉफिट में है तो निकल सकते हैं, थोड़े टाइम में प्रॉफिट मिलता है तो भी आप निकल सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए फंसना है ये कोशिश एटलीस्ट अभी ना करें। थोड़ा ऊपर के लेवल पे आप निकल ही जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। कोल इंडिया, सामर्थ, पारिक साहब में डिविडेंड पे ही रहता है यूजुअली। वैसे तो अभी कल हमारी बात हुई थी शायद मानस जायसवाल से, उन्होंने इसमें कहा था कि आप खरीदारी कर सकते हैं नियर टर्म के लिए। 125-135 के टारगेट्स उन्होंने शायद दिए थे उस समय पर, 145 टारगेट दिए थे। आप मीडियम टर्म के हिसाब से तो एटलीस्ट रह सकते हैं इसमें, लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड ही करें। डिविडेंड प्ले को अगर आप खेलना ही चाहते हैं तो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, जैसे कि ओरेकल है। अगर आपको नीचे के दाम पे मिले, 1700 के दाम पे, 1800 के दाम पे, जो अभी बहुत मुश्किल लगता है लेकिन आता है ये दाम भी, अगर वहाँ मिले तो ये 10% यील्ड बैठ जाती है, वहाँ आप एंटर करें। VST है, 1700-1800 के दाम पे मिले तो वहाँ आप एंटर कर सकते हैं। कंसिस्टेंट हायर डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोइंग है, तो उनकी सिचुएशन ज़्यादा बेटर है। कैपिटल गेन भी आता है और डिविडेंड भी आता है। इसमें एटलीस्ट आपको कैपिटल गेन नहीं है, सिर्फ डिविडेंड ही मिलेगा, तो इसलिए आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छा, IDFC फर्स्ट, माजिद अली साहब का सवाल है लॉन्ग टर्म के लिए। माजिद साहब, IDFC फर्स्ट वैसे तो सबको HDFC बैंक, दूसरा HDFC बैंक दिखाई पड़ता है। बहुत मुश्किल है कहना अभी के लिए, एटलीस्ट नियर टर्म के लिए आप खेल सकते हैं, थोड़ा ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए HDFC बैंक को HDFC बैंक बनने में बहुत साल लगे हैं। तो आप उसकी करेक्टरिस्टिक समझिए, ट्रेड समझिए और उसके बाद उसमें एंटर करिए, वो ज़्यादा बेटर है। बैंक्स के अंदर की स्थिति थोड़ी क्लियर नहीं होती आमतौर पे, तो HDFC बैंक ही HDFC बैंक है फिलहाल। तो IDFC फर्स्ट बैंक या HDFC बनेगा कहना भी थोड़ा मुश्किल है। इक्विटी फ्लोट इनका भी काफ़ी बड़ा, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, एक सवाल है, यस बैंक बड़े दिनों बाद दिखा, कहाँ गया? अरे इतने सारे सवाल आते हैं। हाँ, यस बैंक 1000 शेयर है, बहादुर सिंह नेगी साहब का। नेगी साहब किस भाव पे खरीदारी क्लियर नहीं है, लेकिन अवॉइड, जितना तेज़ी से आप अवॉइड कर सकते हैं, जितनी तेज़ी में आपको प्रॉफिट मिले निकल जाए। कुछ भी आपको रियलाइज़ हो रहा है, मतलब हो सकता है शेयर डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी कंपनी के नंबर से सपोर्ट नहीं करेंगे इसकी तेज़ी को डबल ट्रिपल होने की। तो अगर नंबर सही आते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाती है, ग्रो हो रहे हैं प्रॉफिट, तो आप बने रहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप तेज़ी में निकल जाएं, वही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। अच्छा, टेस्टी बाइट 10,360, 600 शेयर, शॉर्ट टर्म व्यू एंड टारगेट। सर आपकी खरीदारी थोड़ी ऊपर नहीं है टेस्टी बाइट में? मेरे को याद है जहाँ तक इनके जो नए प्रमोटर आए थे, मार्च इनके नए प्रमोटर आई गेस, उन्होंने इसको 6,000 रुपये की रेंज में कहीं ख़रीदा था और वहाँ से शेयर चलना शुरू हुआ और आज दाम आपकी स्क्रीन पर है ही। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद आपने बहुत ऊपर के लेवल पर एंटर किया। वैसे इसकी इक्विटी फ्लोट है नहीं, और ये शायद अभी जब मैं देख रहा था NSE 500 की लिस्ट में सबसे छोटे नंबर ऑफ शेयर है, 25 लाख शेयर इसके बाजार में है, जिसमें 100 शेयर आप ही के पास है। तो इतना इसमें कंसर्न नहीं है, बने रहिए, शॉर्ट टर्म को छोड़िए, मीडियम टर्म के लिए रखिए, आपको पैसा मिल जाएगा इसमें बनकर। आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। अच्छा, HDFC बैंक 10 साल के लिए, जीतू साहब का सवाल है। जीतू जी, कोई दिक्कत नहीं है HDFC बैंक में 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, कोई भी रादर उस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं। इसके नंबर कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। HDFC बैंक ग्रो कर रहा है, HDFC लिमिटेड ग्रो कर रहा है, ICICI बैंक ग्रो कर रहा है, एक्सिस बैंक ग्रो कर रहा है बैंक्स में। NBFC स्पेस में फिलहाल तो HDFC ही ग्रो करता दिख रहा है, बजाज फाइनेंस कर रहा है, FMCG में HUL कर रहा है। ITC को थोड़ा छोड़ सकते हैं, वो अच्छी कंपनी तो है लेकिन अच्छा स्टॉक नहीं है, तो उस हिसाब से उसको अवॉइड कर सकते हैं। रिलायंस ग्रो कर रहा है, TCS ग्रो कर रहा है, तो इस तरह की कंपनी पकड़िए जिनमें खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। रिलायंस एग्जांपल आपके सामने, रिसेंटली 20% करेक्शन, वापस शेयर अपने लेवल पर आ रहा है, चलना शुरू हो गया। तो इस तरह की कंपनियों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होता है, आप उस तरह के स्टॉक को चुनिए इंस्टेड ऑफ किसी कमज़ोर स्टॉक के, जहाँ पर सिचुएशन इतनी ख़राब हुई कि किसी दिन गिरा तो यस बैंक जैसी सिचुएशन ना बन जाए, तो आप उसको अवॉइड करिए। बाजार वैसे भी बहुत हायर लेवल पर है, तो ऐसी सिचुएशन आगे बन भी सकती हैं। अच्छा, अरविंद साहब बोल रहे हैं कि 2800 रिलायंस बहुत जल्दी पार कर जाएगा। ये मैं नहीं, ये अरविंद साहब कह रहे हैं। CLSA का टारगेट 2500 रुपये, तो आप उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक और सवाल है टाटा मोटर्स पे, प्रवीण जी का सवाल है। टाटा मोटर्स पे व्यू 220 रुपये का बहाव CLSA की एक रिपोर्ट में आया था। उन्होंने अपने टारगेट्स को इस नंबर के बाद भी चेंज नहीं किया। ये पहले आया था जब डेट फ्री होने की बात हुई थी, उसके बाद फिर
नए टारगेट्स जो हैं वो भी 220 रुपये हैं, तो आप उसी को ही एज ऑफ नाउ तो बड़ा टारगेट मान के चल सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर का पोटेंशियल अपसाइड शायद अभी तो स्टॉक में नहीं दिखाई पड़ रहा जब तक पोर्टफोलियो में बड़ा फेरबदल नहीं होता। डेट बहुत है, तो आप इन 2-3 चीज़ों को ध्यान रखें। ऑटो में ज़्यादा अच्छा विकल्प अगर आप ढूंढ रहे हैं तो नीचे के लेवल पे मिले ज़्यादा बेटर है। अभी तो बहुत भागे हुए शेयर है, अभी के दाम पे शायद ही ऐसा कोई शेयर है जो कि इस तरह के वैल्यू पे अभी दिखाई पड़ रहा है, तो बेटर है कि नीचे मिले तो लें आप। अभी टाटा मोटर में तेज़ी मिल रही है, प्रॉफिट आ रहा है तो आप लेकर निकल सकते हैं, लेकिन CLSA की जो रिपोर्ट है वो 220 रुपये के टारगेट्स देख रही है। अच्छा, SBI को लेकर सिंह अमर पूछ रहे हैं कि बाय और वेट। सर SBI में नंबर्स आ गए, नंबर्स के बाद अच्छे अपग्रेड भी आए हैं। 240 रुपये का टारगेट कल ही किसी ने दिया था, शायद मानस जी ने ही दिया था, 240 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। ऑलरेडी बैंकिंग नए हाइस के आसपास है। अगर एक झटका नीचे मिले, कोई भी फेरबदल हो, रिसेंटली फॉल्स आए, तो आप इस तरह के स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो एटलीस्ट अभी आप अवॉइड ही करें। बहुत बड़ी तेज़ी इसने हाल में दिखाई है नंबर्स के बाद, तो अगर ऊपर के लेवल से गिरावट आती है तो एक ज़्यादा अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। अच्छा, और कौन कौन सवाल लूँ, इतने सारे तो आ रहे हैं। शुभांकर राज का सवाल है, स्पाइस जेट 50 शेयर अवॉइड और होल्ड। हाँ सर, अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो अवॉइड, मीडियम टर्म का नज़रिया है तो भी अवॉइड ही हो सकता है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म प्ले करने के लिए या मोमेंटम चेज करने के लिए आप ज़रूर खरीद सकते हैं। अवॉइड इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉस्ट ज़्यादा है, डेट ज़्यादा है, इनकी रेंटल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, मार्केट शेयर सेकंड नंबर पर है, और इंडिगो की सिचुएशन अच्छी है लेकिन उसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट अभी तक आया नहीं है, सीक्वेंशियल बेसिस पे भी लॉस है। सिचुएशन बेटर हो रही है, जब तक पूरे एविएशन की सिचुएशन ठीक नहीं होती तब तक अवॉइड ही कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और लेता हूँ क्योंकि अब समय का थोड़ा अभाव है। हैप्पीएस्ट माइंड संदीप चुग साहब पूछ रहे हैं कि खरीदना चाहिए कि नहीं। चुग साहब, हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी अच्छी है, नंबर अच्छे आए थे, अभी क्वार्टरली जो नंबर आए फ्लैट आए थे, सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स ठीक ठाक थे, वाई बेसिस पे नंबर थोड़े ढीले थे, लेकिन अदरवाइज प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग है, नंबर अच्छे हैं, प्रोडक्ट बेटर है इनका, तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। नया लेना चाहते हैं तो हाँ खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया थोड़ा बढ़ाएंगे तभी कुछ रिवॉर्ड आएगा, वरना इसमें रिवॉर्ड की उम्मीद कम है। तो आप लंबी अवधि का नज़रिया रख के इसमें अपनी पोजीशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल था, अब माफ़ी चाहेंगे क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। प्रोड्यूसर साहब मुझे ये बोल रहे हैं कि वाइंड अप करें, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे हमने बातचीत की और जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और आप सभी को वीकेंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।